इन आवर चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होम का एक सपना होता है कि मतलब उनका अपना घर हो, अपना प्यारा घर हो, नया घर हो। तो कभी भी हम घर खरीदने से पहले हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या चीज़ की क्या फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और हम देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से बैंक को फ़ायदा होता है लोन अगर हम लेते हैं, और क्या हमें थंब रूल्स क्या हमें फॉलो करने चाहिए, स्ट्रिक्ट थंब रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए कभी भी घर खरीदने से पहले। तो बेसिक अगर हम लोग फाइनेंस के रूल्स को अगर हम देखें, ये बेसिक सिंपल थंब रूल है, लाइक 2+2=4। सिंपल थंब रूल है जो हर कोई भी एक छोटा बच्चा भी चाहे तो वो समझ सकता है। सिंपल, इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप किसी भी कीमत पर आप उनसे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे लोगों तक रीच पहुँचेगी और बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा इस चैनल के थ्रू। तो आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप शेयर करें इस चैनल को, इस वीडियोस को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। एंड लेट्स कंटिन्यू। So this is a thumb rule, like there is a four rule, 1 2 3 4, and rule number 1। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि भाई साहब, आपका जो फैमिली एनुअल इनकम है, फैमिली एनुअल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन, लाइक कुछ भी, चाहे वो टैक्स हो, चाहे पीएफ हो, वट एवर इट इज, हर तरह का डिडक्शन होने के बाद आपके पास जो भी पैसा बचता है उससे अगर 3 गुना मल्टीप्लाई करें, उतना का आपका घर का प्राइस होना चाहिए। आपका जो ड्रीम हाउस है, आप जो ड्रीम हाउस के बारे में सोच रहे हैं कि आपको ये बाय करना है, आपका ड्रीम हाउस का उतना प्राइस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारा दूसरा रूल है। रूल को क्या कहता है कि जो लोन का टेन्योर है, लोन का जो ड्यूरेशन है, जो आप घर ले रहे हो, आपके लोन का ड्यूरेशन हो, तो डेफिनेटली आपका लोन का ड्यूरेशन 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए देती है, होम लोन आपको 30 ईयर्स के लिए देती है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि कम से कम जितना जल्दी हो आप लोन को रिकवर करो, चाहे वो 15 साल में हो या 10 साल में हो, 15 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, बट 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। अब इसका मैं इफेक्ट देखूंगा, अगर हम लोन के टेन्योर को अगर बढ़ाते हैं, अगर लोन ड्यूरेशन अगर बढ़ता है तो उसका नुकसान क्या होता है, उससे आपका नुकसान क्या होता है। एक सिंपल सा रूल है, कंपाउंडिंग। आई थिंक आप हर किसी ने क्लास 10th में पढ़ा, क्लास 10th के बच्चे क्लास 8 से 7th में आप हर किसी ने पढ़ा होगा क्या, कंपाउंडिंग। हर किसी ने बचपन में पढ़ा होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये सिंपल हर किसी ने पढ़ा। लेकिन रियल लाइफ में आप उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं? अब हाँ, आपको मैं सिखाऊंगा कि हाँ आप रियल लाइफ में कैसे सीखते हैं कंपाउंडिंग का क्या फ़ायदा है। आप जानते ही होंगे कि मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर कहा है। 8th वंडर। कोई इंसान अगर कंपाउंडिंग को समझता है तो वो इंसान अगर समझ रहा कंपाउंडिंग तो वो अमीर बन सकता है, लेकिन अगर जो इंसान नहीं समझ रहा है तो वो गरीब बन जाएगा। अगर हम उसे अपने तरीके, अपने फायदे, अपने फेवर में यूज करेंगे तो वो इंसान चाहेगा तो अमीर बन सकता है। लेकिन वही अगर आपके अगेंस्ट में कंपाउंडिंग काम कर रहा है, तो जब आप लोन लेते हो तो होता क्या है, कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करता है। तो आप अमीर बनने के बजाय आपको लगता है कि आप अमीर बन रहे हो, लेकिन आप अमीर नहीं बन रहे हो, गरीब बन रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई मैंने एक एसेट्स ले लिया जिसका फायदा हमें मिलेगा, एप्रिसिएशन होंगे। आज मैंने 1 करोड़ का एसेट्स लिया, उसका दाम 10 करोड़ हो जाएगा, हमको ये फायदा होगा। बट साथ साथ अगर आपने एसेट्स लिया कैसे है, ये भी मैटर करता है। आपने एसेट्स लिया 8%, और इंडिया में एवरेज रियल एस्टेट का एप्रिसिएशन होता है आपका 10%, ठीक है। और आप 6% का इन्फ्लेशन है, पैसे की वैल्यू गिर रही है 6% के हिसाब से। एप्रिसिएशन मैक्सिमम 10 से 12% का एनुअल, जिसे हम कहते हैं एनुअल एप्रिसिएशन हो रहे हैं। 10% के लिए आपने क्या स्पेंड किया? 8% आपने इंटरेस्ट दिया। अभी आप देख रहे हो कि होम लोन, रिसेंटली होम लोन बढ़ गया है, रेपो रेट के बढ़ने की वजह से होम लोन भी बढ़ गया है। तो इस वजह से जब होम लोन बढ़ा है, उसका
इफेक्ट क्या होगा, मतलब जब 8% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट है और प्लस 6% इन्फ्लेशन है, टोटल हो गया 14%। टोटल 14% रफली, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, रफली आपको 14% आपका इनपुट लग गया। आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और आपको ये भी देखना होगा कि भाई आपको लगेगा कि ठीक है यार, मैंने तो घर ले लिया, घर का मैंने रेंट चुका दिया, उसके बाद मेरे को रेंट से पैसे आएंगे। भाई रेंट के पैसे से आप ये भी देखो ना, रेंट का पैसा जितना आएगा उतना क्या आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, मतलब आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उस घर का मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है, आपको उसको फायदा हो रहा है। लोन टेन्योर के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। 20 ईयर्स के लोन टेन्योर ही हमारा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड रूल है हमारा, जो हमारा मंथली ईएमआई बनेगा। हमने अगर 1 करोड़ का घर लिया है तो उसका मंथली ईएमआई, सिंपल सा, अगर हम लोग 1 करोड़ का घर लिया 8% के हिसाब से, मंथली ईएमआई हमारे 83,000 बनता है। तो जो 83,000 हो गया वो आपका फैमिली इनकम का 30% होना चाहिए। और मैंने बहुत बार फैमिली इनकम का बात किया है, तो समझते हैं फैमिली इनकम क्या होता है। फैमिली इनकम क्या होता है, लाइक जो आप अर्न कर रहे हैं और आपकी वाइफ, आपकी लाइफ पार्टनर जो अर्न कर रहे हैं, उसका टोटल सम, ठीक है, ठीक है। या और भी आपके घर पे लोग अर्न कर रहे हैं। सपोज जनरली हम मान के चल रहे हैं कि आप और आपकी वाइफ है ना जॉब कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों की इनकम ऐड हो जाएंगे। अगर हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, उनकी इनकम अगर 30 लाख रुपीज़ है, एंड वाइफ अगर जॉब नहीं कर रही है, तो टोटल फैमिली इनकम विल बी 30 लाख रुपीज़। केस 2, दोनों वर्क कर रहे हैं, लाइक 30 या 20, फिर इट विल बी 50 लाख रुपीज़। केस 3, क्या कह रहा है? 30 लाख रुपीज़ हस्बैंड का है, वाइफ की 10 लाख रुपीज़ है। सो स्टिल यहाँ मैंने कंसिडर 30 लाख रुपीज़ किया है। अब आप दिमाग में सोच रहे हो भाई 30 लाख की भी है, यहाँ तो 40 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। इसलिए किया गया है क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के सैलरी के बीच का जो डिफरेंस है 50% से ज़्यादा है। हस्बैंड के सैलरी का 50% 15 लाख रुपये होती है, लेकिन यहाँ वाइफ का 10 लाख रुपीज़ है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, 50% से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो गया, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो वाइफ की सैलरी को हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे एक लॉजिक क्या है, क्यों नहीं करेंगे, सोचना है। उसे हम लोग एज ए बफर के तौर पर रख सकते हैं, एज ए हम लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई एक्स्ट्रा खर्चे के लिए हम लोग रख सकते हैं, बट उसे होम लोन में डालना उचित नहीं होगा, मतलब वैल्यू एड ज़्यादा नहीं करेगा। और फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ रूल है, फोर्थ जो सबसे बड़ा रूल है, ठीक ना, सबसे इंटरेस्टिंग रूल है, क्या कहते हैं कि भाई जो आपके पास मिनिमम 40% डाउन पेमेंट होना चाहिए। मतलब आप अगर 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो ना, तो कम से कम आपके पास 40 लाख रुपीज आपके एक बैंक अकाउंट में होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक। अब भाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई 20 बैंक आपको सिर्फ 20%, बैंक जब आप लोन लेने के लिए जाओगे 1 करोड़ का, तो बैंक कहेगी भाई आप 20% डाउन पेमेंट करो, तो कम से कम आपके पास 20 लाख तो होना चाहिए बैंक के अकॉर्डिंग। कुछ फीस ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा फीस होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं, लाइक 8% रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, लाइक 1 करोड़ के घर है तो 8% हो गया आपका 8 लाख रुपया। और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, कितना आप मेंटेनेंस करवाओगे 10% 15%, तो कुछ मिलाकर वो रफली 20% हो जाता है, ठीक ना। और कुछ पैसा आपके पास एक्स्ट्रा होता है अगर बैंक में अगर है, तो क्या हो गया, अगर इन केस अगर आपके लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, कुछ लाइफ में कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ भी रैंडम इश्यूज आ गए, इधर आपका जॉब चला गया, कुछ भी याद हो, या तो ये भी हो सकता है कि आप है ना जॉब चेंज करने के या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे, कुछ ऐसा सोच रहे, तो आपके पास कम से कम आपके पास बफर इनकम होना चाहिए। बफर आपके पास स्टोर में, आपके सेविंग अकाउंट में कुछ ऐसा, या एफडी, एज ए एफडी आपके पास पैसा होना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा भाई पैसा बहुत ही डिफिकल्ट आपने ऐसा बना दिया है, ऐसा रूल्स दे दिया है कि भाई इस तरह का रूल्स के अकॉर्डिंग तो भाई कोई घर ही नहीं खरीद पाएगा। अगर किसी का अगर 1 लाख इनकम है, 1 लाख रुपया महीने की इनकम है, यानी 12 लाख रुपये के हिसाब से तो सिर्फ 36 लाख का घर ले सकता है। उससे ज़्यादा का लेना आपके लिए सही नहीं है। अगर आप लेते हो तो क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है,
आपके लोन टेन्योर ऐसे बढ़ जाएंगे। अब लोन टेन्योर आपको बढ़ेगा, आपके लोन का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लोन ड्यूरेशन की वजह से आपको इंटरेस्ट ज़्यादा बैंक को देना पड़ेगा। तो इन केस क्या होगा, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जितना आप बैंक को दे रहे हैं वो आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। यानी आपने 1 करोड़ का घर लिया, उसका दाम 1.5 करोड़ हुआ 5 साल में, लेकिन आपका लोन का अमाउंट बढ़ के आपका हो गया 2 करोड़ रुपया दे। समझते हैं, सिंपल सा यहाँ समझते हैं। अब जैसे 1 करोड़ का हमने होम लोन लिया, 8% है। अगर हम देखें तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो रफली हर बैंक आपको 8% दे रहे हैं। SBI का हो गया, HDFC का, जो भी बड़े बैंक है आपको 8% के हिसाब से लोन दे रहे हैं, ठीक है। 8% के हिसाब से अगर आपने 20 ईयर्स के लिए करते हैं तो आपको कितना बढ़ रहा है, तो 83,000 आपको EMI देना पड़ेगा। और आपका इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 1 करोड़ रुपये। टोटल आपका कितना होगा, आपने 1 करोड़ का आपने लोन लिया है और आपको पे करना पड़ रहा है 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 74,000 समथिंग, 75,000 रफली, ऑलमोस्ट 100%। मैंने आपने 1 करोड़ का घर लिया है और 2 करोड़ आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ घर अगर आप रीसेल करते हो, घर रीसेल करोगे तो उसके भी लॉसेज हैं। घर अगर आप रीसेल करो, आपको लगेगा भाई मैंने 1 करोड़ का घर लिया, अब तो 1.5 करोड़ हो गया, अब तो 3 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हुआ, तो आपको ये देखोगे भाई 20 साल में 3 करोड़ हुआ, ठीक है। उसमें टैक्स भी लगेगा आपको, जो भी आपने लॉन्ग टर्म गेन किया है, कैपिटल गेन किया है, उसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा गवर्नमेंट को, तो वो भी आप प्रॉफिट से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गए। और यहाँ मैंने लोन टेन्योर मैंने 20 ईयर्स कहा है, ठीक है। अगर हम लेट्स सपोज जस्ट इसी का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने लोन टेन्योर अगर हमने 25 साल कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, पहले हमको 1 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, अब हमें 1 करोड़ 31 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सेम अगर मैं इसे 30% से ज़्यादा करता, देखो बैंक भी मैक्सिमम आपको 30% भी देती है लोन, तो आपको EMI तो कम हो गया, नो डाउट, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, 1 करोड़ 64 लाख रुपीज़। तो ये नुकसान होता है। अगर आपका टेन्योर अगर जितना ज़्यादा होगा, अगर लोन का टेन्योर अगर जितना ज़्यादा होगा, आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंक को उतना फ़ायदा होगा। कभी भी आप सोचना, कभी भी आप जाना बैंक के पास जाना, आपने 20 साल के लिए अपने लोन लिया है और आप उसको पहले ही आप उसको कवर करने के लिए जा रहे हो, तो बैंक क्या बोलेंगे, भैया ओके आपने पहले ही लोन चुकाना चाहते हो, 100% पूरा प्रीमियम देना चाह रहे हो, तो लोन बैंक क्या करेगी, आपको मना कर देगी, या तो फिर आपको पेनल्टी चार्ज करेगी। तो बैंक हमेशा चाहती है आप लोन लो। अब सबसे बड़ी बात है कि बैंक क्यों चाहती है लोन लो, क्वेश्चन ये अराइज होता है, भाई चाहती क्यों है, इससे बैंक का क्या फायदा है, बैंक ऐसा क्यों सोचती है कि भाई आप होम लोन लो। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप लोग इमोशनल ना होके थोड़ा कुछ समय के लिए आपको लॉजिकली सोचना है। अब सोचने वाली बात है कि बैंक हमें होम लोन क्यों देती है, ठीक ना। सो बैंक होम लोन देने के वजह क्या है, होम लोन क्या है, होम क्या है हमारे लिए, क्या वैल्यू ऐड करता है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में इमोशनल वैल्यू ऐड करता है, सेंटिमेंटल वैल्यू ऐड करता है। जब हम किसी चीज़ से इमोशनली जुड़ते हैं ना, उस चीज़ के लिए हम लोग एक्शंस लेते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आपका कोई अगर जान पहचान वाला लोग है, इतना आपका कोई दोस्त है बीमार पड़ जाएगा, आप जाओगे भाई उसके घर जाओगे देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप उससे कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। आप ट्रेन से जाओगे, थोड़ा सा धक्के खा के भी जाओगे, इमोशनल वैल्यू है, इमोशनली आप कनेक्टेड हो किसी इंसान से। उसी तरह क्या है, होम से हम लोग क्या है ना, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल होकर अगर देखोगे तो आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएगी, आपको लगेगा भैया क्या बोल रहे हैं। आपको थोड़ा सा कुछ देर के लिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, इमोशन को थोड़ा देर के लिए थाम के रखना है, कुछ देर के लिए, ताकि अभी कुछ देर के लिए आपको लॉजिकली सोचना है। इमोशंस में अगर आप खुद रहोगे तो आप इमोशंस को समझ नहीं पाओगे। अगर आप खुद के इमोशंस को नहीं समझोगे ना, तो लोग आपके इमोशंस को समझेंगे, उससे इतना फ़ायदा नहीं है। जैसे आप देख भी रहे होंगे, आप देखो HDFC के MD का सैलरी क्या है, 55 करोड़। सेम आप देख रहे हो ICICI के
सैलरीज क्या है, एमडी के सैलरीज क्या है, डॉलर में है भाई। यहाँ पे देख रहे हो विनोद, इनका वर्थ डॉलर में है, इतना पैसा कमा रहे हैं। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम जैसे लोगों की वजह से। हम लोग जो होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं। अब होम लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके साथ टाई अप करके, बैंक के साथ टाई अप करके, इन्होंने गवर्नमेंट का एक पॉलिसी के द्वारा इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है कि भाई लोगों को होम लोन के लिए इंस्पायर करो। उन्होंने थोड़ा कंसेशन दे दिया, लाइक टैक्स बेनिफिट दे दिया हमें कि भाई तुम्हें थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा लॉलीपॉप होता है, गवर्नमेंट ने दे दिया आपको लॉलीपॉप। और बैंक क्या करते हैं, आपको पता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि होम आपके लिए सेंटिमेंट वैल्यूज है, ठीक ना? सिर्फ एक ऐसा घर नहीं है, इसके साथ एक रहने का जगह नहीं है, बस एक घर आपका सेंटिमेंट वैल्यू। तो होता क्या है कि जब आप होम के लिए लोन ले रहे हो तो आप कोशिश करोगे भाई वो आप चुकाओ किसी भी कीमत पर, चाहे आपको उसके लिए दिन रात 12-12 घंटे काम करना पड़ जाए। और इसका फ़ायदा अगर जब आप होम लोन लेते हो, सबको पता होता है, जैसे आपने 1 करोड़ का घर ले लिया, ठीक है, आप चाहोगे, डेफिनेटली चाहोगे कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, कलीग हो, उनको पता चले। आप जाओगे, मिठाई लेके जाओगे, अपने मैनेजर को दिखाओगे, भैया जी ये मैंने घर लिया है। बोले वाह वाह बेटा, ओ 1 करोड़ का घर लिया है, कितना डाउन पेमेंट किया? ओके 20 लाख रुपये डाउन पेमेंट किया, 80 लाख रुपये का लोन है। हर महीना अब यहाँ से सिंपल सा कैलकुलेशन करो, 80 लाख का लोन का तुम्हारा हो गया 60,000 रुपये EMI देना, तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपया है। ओके, यानी तुमको किसी भी कीमत में हर महीने 70,000 रुपये तो अर्न करना ही होगा। और 70,000 अर्न करने के लिए तुमको बैंक और तुम्हारे कंपनी को पता है, मैनेजर को पता है कि 70,000 रुपये तुम्हें किसी तरह कमाना है। तो तुम क्या करो, अब मैनेजर तुम्हें के लिए भैया जी रात में भी काम कर, संडे को भी काम कर, सैटरडे को भी काम कर, ठीक है। अब तो छोड़ दी है, अब आप चाह के भी छोड़ नहीं सकते हो कंपनी। आप उस ट्रैप में फंस गए। जैसे होता नहीं है कि किसी बंदर को आपने सोने का जंजीर से बांध दिया, भाई चाहे सोने का ही जंजीर क्यों ना, बांधा तो है आपने, कोई दूसरा नहीं बांधता, हम लोग खुद बनते हैं। आई बनते कैसे? बैंक वाले की तरफ से। बैंक वाले को हमेशा एक टारगेट दिया जाता है कि भैया जी इतना होम लोन लेते हैं। आप किसी बैंक के पास जाओगे, बोलोगे कि भैया मेरे को 2 करोड़ रुपये दे दो, मेरे को ज़मीन खरीद करके खेती करना है या कुछ बिजनेस करना है, बैंक कभी नहीं देगी पैसा। बैंक बोलेगी भैया जी नहीं। बैंक को बिजनेस लोन का मैं बताता हूँ कितना परसेंट है, 17% है। आप देख सकते हो 10 से 22% है, जबकि सबसे ज़्यादा महंगा है, तभी आपको बिजनेस लोन नहीं देती है बैंक, क्योंकि उस पर रिस्क होता है। आपने अपना घर लिया है, घर का आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपसे पैसा वसूल लेगी, लेकिन अगर बिजनेस ही ठप हो गया पूरी तो बैंक आपसे पैसे कहाँ से लेगी? तो बैंक इसलिए इस तरह का प्रोडक्ट देती है कि भैया होम लोन लो, होम लोन की वजह से मेरा टारगेट पूरा होगा, मेरा एनुअली मंथली टारगेट पूरा होगा और तुम एक ट्रैप में फंस जाओगे। लोगों को बहुत बार लगता है कि भाई जो हमारा जो घर हमने ले लिया है वो एसेट्स है। तो 110% दावे के साथ कह सकता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है भाई एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होता है। बहुत अच्छी किताब है डैड एंड पुअर डैड, बहुत अच्छी किताब है ये। मैं आपको बोलूँगा भैया एक बार पढ़ो, घर लेने से पहले एक बार पढ़ो तुम। मेरे को लगता है भाई ये बचपन में हर किसी को पढ़ा देना चाहिए। क्लास 10th में तो भैया एक कंपलसरी रखना ही चाहिए कि भाई एक बार पढ़ो तुम। इस तरह की किताब तो भैया बिजनेस की किताब पढ़ना ही चाहिए हर किसी को। सिंपल सा बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। सिंपल सी बात बोला गया है कि जो लायबिलिटीज़ एसेट्स में क्या डिफरेंस है। एसेट्स वो होता है कि भैया जी अगर रात में घर में अगर सो भी रहे हो ना, तुम सो भी रहे हो, 15 दिन सो भी रहे हो, 1 महीना सो भी रहे हो, तो तुमको उसके बदले पैसा मिल रहा है हर महीने, ठीक ना? जैसे तुमने कोई बिजनेस जनरेट कर लिया, बिजनेस बना दिया, तुम ऑफिस नहीं भी जा रहे हो, तुम्हारे अंडर में 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा हो रहा है, जैसा देख रहे हो इन सभी लोगों के बीच में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ऐसा सेटअप कर दिया, ऐसे लोगों ने किया है। भैया जी कुछ करो चाहे उन्हें तो पैसा मिल ही रहा है, ठीक है? तो रात में आप सो भी तो भी आपको 15-20 दिन नहीं भी काम करो ना, आपको पैसा मिलेगा हमेशा कि आपने बिजनेस को सेटअप कर दिया। आपको रोज़ काम करने की ज़रूरत नहीं है। कि एवरेज इंसान क्या होता है, भैया जी उन्होंने क्या किया, होम लोन ले लिया, होम लोन 1 करोड़ का ले लिया, ज़िंदगी भर काम कर रहे हैं गधों की तरह काम कर रहे हैं।
ऑफिस जा रहे गधों के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ऑफिस नहीं जाओ, काम मत करो, अच्छा नहीं काम करो, क्यों नहीं करो, लेकिन काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके इमोशंस की वजह से आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको इनडायरेक्टली आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हो। आपने आपको एक सपना दे दिया है भैया ये ड्रीम होम ड्रीम होम ड्रीम होम ड्रीम होम ड्रीम होम ड्रीम होम, बहुत अच्छा घर है, 2 BHK का 3 BHK का, बहुत अच्छा, आपकी फैमिली रहेंगे, बच्चे रहेंगे, बहुत अच्छा सही है। आपने होम लोन ले लिया, होम लोन लेने की वजह से आपको भाई हर महीना 20 साल के लिए, आपने अब सोच लो आप 30 साल के लिए भी लोन ले रहे हो, 80 लाख का 30 लाख, 60,000 आपको देना पड़ेगा। आपको कम से कम 1 लाख रुपये आपकी सैलरी होगी, जिसमें आफ्टर टैक्सेशन के बाद 80,000 रुपये आएगा, तो आप 60,000 का आप EMI दोगे, मैं मिनिमम बोल, जबकि वो भी नहीं होते हैं। सिंपल सी है, जब 60,000 रुपया होने के मतलब आपके पास सैलरी होना चाहिए 1,20,000 कि बैंक आपको 50 आपके मंथली इनकम का 50% में देती है। बोले कि भैया कम से कम आपका मंथली इनकम, अगर आपको 60,000 का EMI देना है तो आपसे आपके पास टोटल EMI है, इवन टोटल EMI का मतलब यहाँ पे ये होता है, आपने अगर कार भी लिया है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी मैक्सिमम टोटल EMI आपका मंथली इनका 50% होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ बोला है कि वो आपका 30% होना चाहिए, 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बैंक आपको 50% में भी दे देती है। ठीक है, इनसे बैंक का फ़ायदा है, ठीक है, इससे बैंक का फ़ायदा है, क्योंकि आप भाई आप ट्रैप में फंस चुके हो, मतलब आपको एक एज ए स्लेव का ट्रैप में फंसा लिया गया है। आपको काम करना होगा, रात भर काम करना होगा, ऑफिस में अगर बोल दिया जाएगा कि भाई नहीं तुमको आओ रात के, क्योंकि आपको तो रात के 12 बजे भी आओ तो आप आओगे, एकदम बेवकूफ़ की तरह आओगे। क्यों आओगे? इसलिए नहीं कि आप काम में इंटरेस्टेड हो, पर काम में इंटरेस्ट है, आपको वैल्यू ऑफ मनी आपको मिल रहा है, उस कंपनी में अच्छा वैल्यू मिल रहा है, पूरे गवर्नमेंट का पूरा प्रोपेगेंडा है। होम लोन नहीं है, होम जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स, इसको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, ड्रीम प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हर इंसान को, हर नॉर्मल इंसान को बेचा जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है भाई बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, कि भाई लोगों को 80 से 90 हज़ार रुपया या 70,000 रुपया, ऑलमोस्ट 50% या 30% ऑफ देयर इनकम वो अपना डाल रहे हैं, ठीक है, अपना हर महीने, मतलब 30 साल, नॉर्मली लोग 30 साल तक जॉब करते हैं, ठीक है, तो 30 साल जॉब करते हैं तो उनको कम से कम 30 साल जॉब कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें 50 से 60,000 रुपये देना है। अब 50 से 60,000 रुपये देने के लिए उनके पास इनका इनकम होना चाहिए 1,20,000 रुपये। मैं एक सिंपल सा 80 लाख का बात कर रहा हूँ, 80 लाख रुपये कोई बहुत बड़ा नहीं है। 80 लाख के लोन के लिए उनको कम से कम 1,20,000 रुपये कमाना होगा, मिनिमम में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई आप लोग होम लोन मत लो, होम लोन लो, लेकिन बेटर है कि जो भी आपके पास पैसे हैं, ठीक ना, पैसे हैं, पहले आप उसको यूज करो। कहाँ पर? अपने बिजनेस सेटअप करने में, ठीक ना, रेदर देन घर सेटअप करने में, ठीक ना। अब एलोन मस्क ने भैया अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए अपना घर तक गिरवी कर दिया, घर भी बेच दिया, बेवकूफ़ थोड़ी है, घर ही बेच दिया। अंबानी अगर चाहता तो पहले, अंबानी का अभी जो घर बना हुआ है रिसेंटली करोड़ों का घर है, ठीक है। अब देखो गूगल में सर्च करना आपको मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा, लेकिन 10 साल पहले भी बनवा सकता था, करोड़ों का घर पहले भी बनवा सकता था मुंबई में, लेकिन उसने नहीं बनवाया। उसने क्या किया, बोला पहले नहीं, हम पहले बिजनेस सेटअप करेंगे। उसने बिजनेस एक्वायर किया, बिजनेस सेटअप किया प्रॉपर तरीके से, जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में प्रॉपर तरीके से पैसा लगाया उसने, ठीक ना, इन्वेस्ट किया उस पैसे को रेदर देन बाय करने के लिए। तो घर क्या है, घर कभी भी जिस घर में आप रह रहे हो या नेवर एसेट्स, ठीक है, घर कभी भी एसेट्स नहीं होता, ठीक है, घर हमेशा लाइबिलिटीज होता है, अनलेस अनटिल आप उसको एज अ रेंट पे नहीं दे रहे हो। वो भी डिपेंड करता है कि उस रेंट से आपको कितना पैसा जनरेट हो रहा है। पता चला रेंट से करोड़ों का आपका घर है, रेंट आपको मिल रहा है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये मिल रहा है, और उसका मेंटेनेंस में ही आपका घर चला जा रहा है, और उसका भी एक वैल्यू है ना भाई। एक समय आपने कोई फ्लैट ले लिया है, उसकी भी एक सैचुरेशन टाइम होती है, 30 साल के बाद उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप सोचो ना, आप घर एक ले रहे हो, कहीं भी आप घर ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, 30 साल बाद उस घर का कोई वैल्यू ही नहीं होता था। 30 साल बाद कोई भी घर पुराना हो गया, उसकी क्या वैल्यू
उसको कोई बाय करेगा? सिंपल सी बात है, आप कोई फ्लैट ले रहे हो, गुड़गांव में आप जा रहे हो भैया, फ्लैट ले रहे हो 4 BHK का, ठीक ना, और आपने 1 करोड़ का घर ले लिया, 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया आपने, ठीक ना, 2 BHK 3 BHK। आप बोलोगे भाई आप तो इसका दाम 3 करोड़ हो जाएगा। भाई 3 करोड़ हो जाए तो क्या फ़ायदा, 10 करोड़ हो जाए उसी में क्या फ़ायदा? कोई खरीदेगा तब तो उसका कोई वैल्यू है, आप बेचोगे तब तो आपको प्रॉफिट में आएगा, कैपिटल गेन हुआ। बेचोगे ही नहीं, जब तक आप सेल ही नहीं करोगे आपको फ़ायदा क्या होगा? सिंपल सा सोचो ना यार, एकदम दिमाग लगाओ ना। जब तक आप सेल ही नहीं करोगे, आप बोलोगे मैंने घर लिया 1 करोड़ का लिया, वो 3 करोड़ हो गया, ठीक है, 30 साल बाद वो घर पुराना हो गया, वो फ्लैट पुराना हो गया, ठीक है, 30 साल आपको लोन चुकाने में लग गया भाई पूरा। आपको लगेगा भाई मेरे को तो खर्चा, मेरे को कितना देना पड़ा, 1 करोड़ 31 लाख ही देना पड़ा हमें एक्स्ट्रा, मतलब इतना में मेरा ये घर 2 करोड़ रुपया में मेरा घर हो गया। अब इसका प्रॉफिट हमें मिल गया हमें 3 करोड़ हो गया, ठीक है। 30 साल बाद वो फ्लैट को कौन खरीदेगा जब वो पुराना हो जाएगा? तब तक क्या होगा, बिल्डर कोई किसी दूसरी जगह नया घर बना देगा, नए टेक्नोलॉजी से नया चीज़ बना के बेच देगा। तो आपको लगता है होगा कि भाई हमारे घर का वैल्यू हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है, अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली कोई अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, जो आपको लगता है, ये आपको बनाया जाता है अच्छी तरीके से, फ्लैट के लिए अच्छे से बनाया जाता है कि भाई हाँ, आपको बनाया जाता है, ठीक है, आप बनते हो बहुत अच्छी तरीके से। गवर्नमेंट आपको बनाती है, उसका फ़ायदा बैंक वाले आपको अच्छे से बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसका कहते हैं ना, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेगा, फिर आपका मैनेजर, आपकी कंपनी वाले लोग भी आपको अच्छे से लेते हैं, वो बेटा लोन नहीं है 1 करोड़ का, आ जाओ, वो 10 दिन का डेडलाइन रहेगा, 15 बोलेंगे 5 दिन में कंप्लीट करो, अब तुमको करना पड़ेगा भाई, 5 दिन में तुमको काम करके देना पड़ेगा। नाउ यू आर द स्लेव, क्योंकि तुम्हें सोने के पिंजड़े में बांध दिया गया है, तुम्हें वो 3 BHK का पिंजड़ा में बांधा गया है, और तुम उसको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो तुम्हारे सेंटिमेंट तुम्हारे इमोशन से कनेक्टेड है, ठीक है, तुम्हारे लिए वो प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है हर तुम्हारा, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोग। मतलब मैंने इस वीडियो के पहले भी कहा है, अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझोगे तो लोग क्या करेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे और उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, और यही होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप सब कुछ ध्यान रखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ घर नहीं खरीदना, घर खरीदो, पहले आप अपने आप को, बेहतर है कि आप अपने जो भी पैसा है आप अपने स्किल्स में दिमाग लगाओ, अपने करियर पे इम्प्रूवमेंट लगाओ, सैलरी पे दिमाग लगाओ, सोचो कि भाई हम अपना ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने बिजनेस को सेटअप कर दो, साइड में अपना तुम बिजनेस कर सकते हो, अपनी वाइफ को तुम बिजनेस में बोल सकते हो भाई तुम हेल्प कर दो बिजनेस में, या कुछ स्टार्टअप्स का सोच सकते हो, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, और डेफिनेटली आपने कुछ सीखा है भाई, डेफिनेटली सीखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक करो भाई, जम के लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जितना शेयर करोगे ना, जितना अवेयरनेस आएगी, लोगों में अवेयरनेस जगा, मैंने किया है, आप भी रिसर्च इतना करो, मतलब लोगों को शेयर कर दो बस।